आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1912 की उस सबसे मशहूर और खौफनाक दुर्घटना की गहराई में जाने वाले हैं। जी हाँ, टाइटैनिक। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है बेहिसाब ओवर कॉन्फिडेंस, इंसानी गलतियों और कुदरत की उस प्रचंड ताकत की जिसके सामने कोई टिक नहीं सका। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर करें, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर यह बात कही थी। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक के इस पहले सफर को लेकर जो एक अजीब सा घमंड था ना, असल में उसी ने इस पूरी तबाही की सबसे बड़ी नींव रखी थी। अब अगर खर्च की बात करें तो आज के हिसाब से ये रकम करीब $400 मिलियन बैठती है। मतलब इतना पैसा सिर्फ जहाज को मजबूत बनाने के लिए पानी की तरह नहीं बहाया गया था। इसमें हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और ऐसे शानदार रेस्टोरेंट थे जो आज के किसी भी 5 स्टार होटल को आसानी से पीछे छोड़ दें। ऐशोआराम में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। खैर, उस खौफनाक टक्कर की बारीकियों को समझने से पहले जहाज़ों की बनावट से जुड़े कुछ बेसिक शब्द जल्दी से जान लेना बहुत जरूरी है। जहाज के बिल्कुल आगे वाले हिस्से को कहते हैं बो, पीछे के हिस्से को स्टर्न, नीचे पानी में रहने वाले उभरे बेस को कील और जहाज की जो पूरी मेन बॉडी होती है उसे हल कहा जाता है। बस इन्हें याद रखिएगा ताकि आगे की कहानी बिल्कुल साफ रहे। तो बातें हैं 14 अप्रैल की उस रात पर। आसमान में चांद बिल्कुल नहीं था, जिसका सीधा सा मतलब है कि अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं इतनी ठंडी कि खून जमा दें। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उस दिन बर्फ से जुड़ी 7 अलग-अलग चेतावनियां मिली थी और क्रू ने उन 7 को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जहाज अपनी 21.5 नॉट्स की फुल स्पीड पर बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। समय कैसे हाथ से फिसलता है, इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगता है, बिल्कुल किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने वो विशाल आइसबर्ग देखा और खतरे की घंटी बजाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टक्कर हो गई। रात 12 बजे पहली मदद की पुकार भेजी गई और सुबह 2:20 तक वो कभी ना डूबने वाला जहाज पूरी तरह समंदर में समा चुका था। अब जरा इस टक्कर की फिजिक्स को इमेजिन करें। करीब 15 लाख टन का बर्फ का पहाड़, 200 बाय 400 फीट का एक विशालकाय स्ट्रक्चर। जब इतने भारी वजन वाला ये आइसबर्ग जहाज के बो यानी अगले हिस्से के दाएं तरफ से रगड़ खाता हुआ निकला ना, तो उस भारी दबाव ने उस बेहद मजबूत स्टील को कागज की तरह विकृत कर दिया। मेन ढांचे में ऐसी दरारें आ गईं जिन्हें भरना नामुमकिन था। और यहीं पे सारा का सारा गणित फेल हो गया। टाइटैनिक का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर इसके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में से 4 में पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूबेगा। इसी के लिए तो वो डबल बॉटम हल बनाया गया था। लेकिन टक्कर तो साइड से हुई थी। एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स टूट गए। लिमिट 4 की थी, पानी 6 में भर रहा था। बस यही तय हो गया था कि अब जहाज का बचना नामुमकिन है। हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो गए जब लाइफ बोट्स की सच्चाई सामने आई। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह मुश्किल से 1200 लोगों की थी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये हुई कि शुरुआत की कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही नीचे उतार दी गई। लोगों को कंपनी के दावों पर इतना पक्का यकीन था कि जहाज डूब ही नहीं सकता कि उन्होंने शुरुआत में लाइफ बोट में बैठने से ही साफ मना कर दिया। अब उस मंजर की कल्पना करना भी रूह कांपा देता है। जहाज आगे से तेजी से डूब रहा है और पीछे का हिस्सा हवा में उठ गया है। प्रोपेलर पानी के बाहर आ चुके हैं। डेक पे चारों तरफ घबराहट और चीख पुकार मची है और नीचे इंतजार कर रहा था 0 से 2 डिग्री नीचे का वो जमा देने वाला पानी। उसमें गिरने का सीधा सा मतलब था हाइपोथर्मिया और कुछ ही मिनटों में निश्चित मौत। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि पास मौजूद 2 और जहाज़ों के बिल्कुल अलग-अलग रवैये की भी है। एक तरफ था एसएस कैलिफोर्नियन, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने रात में अपना रेडियो ही बंद कर रखा था और मदद के लिए दागे गए फ्लैश देखकर भी कप्तान को लगा कि शायद अमीरों की कोई पार्टी चल रही है। कुछ नहीं किया उन्होंने। दूसरी तरफ था आरएमएस कार्पेथिया। वो 107 किलोमीटर दूर थे, पर मैसेज मिलते ही अपनी फुल स्पीड में दौड़े। लेकिन अफसोस, वो 1 घंटे लेट पहुंचे। असल में ये कोई कुदरती हादसा कम और इंसानी गलतियों का नतीजा ज्यादा था। कप्तान ने खुद उस दिन की सेफ्टी ड्रिल ही कैंसिल कर दी थी। जब बर्फ दिखी तो स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस ने घबराहट में जहाज को बाईं ओर मोड़ने की बजाय दाईं ओर सीधे बर्फ की तरफ मोड़ दिया। और तो और व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने 6 दिन का नया स्पीड रिकॉर्ड बनाने के कॉर्पोरेट दबाव में आकर
बर्फ की चेतावनियों को अपनी जेब में छिपा लिया था ताकि स्पीड कम न करनी पड़े। इस एक भयानक घटना का असर ये हुआ कि दुनिया भर के समुद्री कानून हमेशा के लिए बदल गए। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास जैसी सख्त संधियां बनी। ये पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया कि हर जहाज पर यात्रियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी ही चाहिए। और हाँ, समंदर में बर्फ के पहाड़ों पर नजर रखने के लिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की भी स्थापना कर दी गई। और वो मलबा पूरे 73 साल बाद 1985 में जाके वो मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई पर मिला, वो भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि वो मलबा तेजी से खत्म हो रहा है। समंदर की गहराई में मौजूद धातु खाने वाले बैक्टीरिया उस विशाल जहाज को बहुत तेजी से निगल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक वो पूरी तरह से समंदर में घुल जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। एक प्रोजेक्ट के तहत बिल्कुल ओरिजिनल जहाज जैसी ही टाइटैनिक 2 की एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की जा रही है, जो भारी देरी का शिकार है। क्या हम इंसानों का ये जुनून इस बात का सबूत नहीं है कि हमारा वो पुराना ओवर कॉन्फिडेंस आज भी वैसा का वैसा ही है? क्या वाकई हमने 1912 की उस त्रासदी से कोई ठोस सबक सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है।